नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश सागर आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हमारे यूपी ग्लोबल कोचिंग की तरफ से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम की पूरी तैयारी क्लासेज और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से निःशुल्क कराई जा रही है। इससे पहले हमारे गणित के प्रैक्टिस सेट और हिंदी का एक पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा वादा है कि आपके लिए सीटेट में अच्छे से अच्छे 120 प्लस नंबर आपके आएंगे अगर आप हमारे साथ हमारे हिसाब से चलते रहेंगे। दूसरा, आप वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके लिए पहले भी हम कह चुके हैं, अगर आपके लिए कोई भी किसी टॉपिक से कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर SMS या 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, या अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट हो रहा है, इसमें पूरे 30 प्रश्न होंगे, वो भी शिक्षण के साथ। इसमें लगभग 16-17 प्रश्न शिक्षण के साथ होंगे, बाकी सामान्य प्रश्न हिंदी से रखे गए हैं। जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें हमने कोशिश की है कि जैसे प्रश्न आते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रश्नों को रखा है, लिखा भी है सामने, कतई ऐसे ही प्रश्न आते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली क्लासेज वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा और वीडियो आप एक बार पूरी जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का आनंद आएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न 1 स्क्रीन पर सामने आ चुका है। प्रश्न 1 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। विकल्प का कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। बताइए इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त सही विकल्प होगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में हमें विकल्प लगभग एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक सबसे उपयुक्त विकल्प जो होता है उसका चयन करना हमें होता है। बताइए इसका पहले प्रश्न का जवाब कौन से विकल्प के साथ होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, वादा हमारा है, सिलेक्शन आपका है। आने वाली भर्ती में एक सीट हम आपको दिलवा कर रहेंगे, ये यूपी ग्लोबल कोचिंग का आपसे वादा है। देखिए इसमें प्रश्न है हमारे सामने, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी। कक्षा में लिखित आकलन नहीं हो सकता, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान नहीं हो सकता, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें ये भी नहीं, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, जो कि ऑप्शन हमारा घ सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 2, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। विकल्प का बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए,
बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बताइए इसमें सबसे सही उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? प्रश्नों को आप नोट करते चलें और आप स्क्रीनशॉट प्रश्न का ले सकते हैं। देखिए इसमें सही जो विकल्प होगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, घ विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए बाल साहित्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। वह साहित्य जिसमें बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाए, मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाए। वह साहित्य जिसमें बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाए, संज्ञानात्मक विकास, बच्चों के सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सामाजिक अंतःक्रिया, जो समाज में होने वाली अंतःक्रिया होंगी सामाजिक दृष्टिकोण से। दृश्य श्रव्य सामग्री, वह सामग्री जिससे बच्चा देखकर, या वह शिक्षण सामग्री जिससे बच्चा देखकर और सुनकर शिक्षा ग्रहण कर सके। इसका सही विकल्प होगा, भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? वो है आपका विकल्प घ, दृश्य श्रव्य सामग्री, सही ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को ही स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बताइए इसमें सबसे सही उपयुक्त विकल्प का कौन सा विकल्प होगा आपके लिए? हिंदी भाषा शिक्षक, आप प्रश्न का मतलब है कि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो आपके लिए सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए? या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे, या बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर देंगे, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को ही स्थान देंगे, या बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे? इसका सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को, बच्चों को
भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ये हमारा विकल्प सही होगा, विकल्प ख। देखिए प्रश्न 5, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कमजोर का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे आसान सवाल कौन सा होगा जो कक्षा 5 के बच्चों से पूछा जाए, तो जिसका आंसर बच्चे आराम से दे सकें। पहला प्रश्न है आपके सामने, मतलब जो ऑप्शन के रूप में दे रखा है, का विकल्प ईदगाह, जो कक्षा 5 की हिंदी की किताब में दे रखा है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? साधारण सा प्रश्न है। खा विकल्प, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अगला प्रश्न है विकल्प के रूप में, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अगला विकल्प, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो आप बताइए, आपके हिसाब से जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस सवाल को सबसे कमजोर माना जा सकता है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, उसके लिए विकल्प होगा का। तो दे रखा है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बच्चा आराम से उसका आंसर दे सकता है, यानी इस सवाल को हम सबसे कमजोर मान सकते हैं। बाकी जो नीचे प्रश्न दिए हैं वो बच्चा आराम से नहीं बता सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, प्रश्न 6 दिया है, पहले खालिस्तान दे रखा है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। विकल्प का लेखन, खा सुनना, का अक्षर ज्ञान, था संप्रेषण। बताइए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य होगा आपके लिए संप्रेषण। विकल्प घ सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प का, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं। खा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। का, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। घा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। आसान सा सवाल है, इसका जवाब सभी दे सकते हैं आराम से। बताइए इसका सही विकल्प, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? देखिए इसमें विकल्प दे रखा है खा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कथन हमारा सही है। प्रश्न 8, एक बच्चा मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है, मतलब एक बच्चे को लिखने मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है, तो कौन सी अधिगम अक्षमता है? विकल्प का डिस्थीमिया, था डिसलेक्सिया, का डिस्ग्राफिया, था डिस्कैलकुलिया। बताइए ये अधिगम अक्षमता से प्रश्न है और यूपी टेट या सी टेट में एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। एक बच्चा जो मुख्य रूप से उसे लिखने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो उसे कौन सी अधिगम अक्षमता होगी? डिस्थीमिया होगी, डिसलेक्सिया होगी, या डिस्ग्राफिया या डिस्कैलकुलिया। देखिए डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव की गंभीर अवस्था। तनाव की गंभीर अवस्था या जल्दी से गुस्सा आना, क्रोधित होना। डिसलेक्सिया का मतलब
ये आपका पठन विकार से संबंधित है। ये पठन विकार से संबंधित है, मतलब उसे पढ़ने में समस्या होती है। समस्या किस प्रकार? जैसे सा लिखा है तो बच्चा इसे सा ना पढ़ करके बाज पढ़ेगा। डिसलेक्सिया, जिसे पढ़ने में समस्या होगी। डिस्ग्राफिया, ये आपका लेखन विकार से संबंधित है। लेखन विकार से संबंधित है। बच्चे को लिखने में समस्या होगी, या तो उसके कलम पकड़ने का तरीका अलग होगा, टेढ़ा मेढ़ा राइटिंग होगा, अक्षरों का ज्ञान सही करके मतलब अक्षरों को छोटा बड़ा बनाएगा, उसे लिखने में समस्या होगी। डिसकैलकुलिया, ये आपकी गणित विषय से संबंधित है, यानी गणित को समझने, गणित को समझने में समस्या होगी। जिससे किसी को अगर ये समस्या है तो उसे गणित विषय को समझने में समस्या आती है। तो आपसे पूछा एक बच्चा मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई को महसूस करता है तो उसे कौन सी अधिगम अक्षमता होगी? लिखने से संबंधित है, जो कि दे रखा है लेखन विकार से संबंधित अर्थात डिस्ग्राफिया। ऑप्शन विकल्प का सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीच में आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। प्रश्न 9, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विकल्प का हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न 9 के लिए? सबसे उपयुक्त प्रश्न का चयन हमें करना है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका जो विकल्प होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, विकल्प का इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, विकल्प का भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, घा आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 10 के लिए? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, बिल्कुल नहीं। इसका जो विकल्प होगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, विकल्प खा। प्रश्न 10 का सही जवाब संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। प्रश्न 11, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार। आप भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में दोनों में अगर अंतर निकालेंगे तो उसका बेस यानी आधार क्या होगा? विकल्प का भाषा की जटिल संरचनाएं, विकल्प खा भाषा की पाठ्य पुस्तकें, विकल्प गा भाषा का लिखित आकलन, विकल्प घा भाषा का उपलब्ध परिवेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प भाषा का उपलब्ध परिवेश, जो कि विकल्प घा सही जवाब होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले हैं वो भी आराम से इस वीडियो को देखें। देखिए अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ कुछ निर्देश दिया है। निर्देश है प्रश्न 12 से 20 तक निम्न गद्यांश को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए गद्यांश थोड़ा बड़ा है। गद्यांश है आपका गोदान प्रेमचंद्र जी की उन अमर कृतियों में से एक है जिसमें ग्रामीण भारत की आत्मा का करुण चित्र साकार हो उठा है। इसी कारण कई मनीषी आलोचक इसे ग्रामीण भारतीय परिवेशगत समस्याओं का महाकाव्य मानते हैं, तो कई विद्वान इसे ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का शोक गीत स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान तो ऐसे भी हैं जो इसे ग्रामीण भारत की आधुनिक गीता तक स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी हो, गोदान वास्तव में मुंशी प्रेमचंद्र का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें आचार विचार संस्कार और प्राकृतिक परिवेश जो गहन करुणा से युक्त है प्रतिबिंबित हो उठा है। डॉक्टर गोपाल राय का कहना है कि गोदान ग्राम जीवन और ग्राम संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। न केवल हिंदी के वरन किसी भी भारतीय भाषा के किसी भी उपन्यास में ग्रामीण समाज का ऐसा व्यापक यथार्थ और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण नहीं हुआ है। ग्रामीण जीवन और संस्कृति के अंकन की दृष्टि से इस उपन्यास का वही महत्व है जो आधुनिक युग में युग जीवन की अभिव्यक्ति की दृष्टि से महाकाव्य का हुआ करता था। इस प्रकार डॉक्टर राय इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब आप आसानी से उनके विकल्पों में से दे सकें। चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि इसका जो गद्यांश है शेष भाग अभी आगे है। डॉक्टर राय गोदान को आधुनिक युग का महाकाव्य ही नहीं स्वीकारते वरन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी स्वीकारते हैं। उनके इस कथन का यही आशय है कि प्रेमचंद्र जी ने ग्राम जीवन से संबद्ध सभी पक्षों का न केवल अत्यंत विशदता से चित्रण किया है वरन उनकी गहराइयों में जाकर उनके सच्चे चित्र प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रेमचंद्र जी ने जिस ग्राम जीवन का चित्र गोदान में प्रस्तुत किया है उसका संबंध ग्रामीण पर्वत से न होकर तत्कालीन ग्राम जीवन से है। ग्रामीण जीवन को वास्तविक आधार प्रदान करने के लिए प्रेमचंद्र जी ने चित्र के अनुरूप ही कुछ ऐसे खांचे अथवा चित्रफलक निर्मित किए हैं जो चित्र को यथार्थ बनाने में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। ग्रामीण किसानों के घर द्वार खेत खलियान और प्राकृतिक दृश्यों का ऐसा वास्तविक चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। यह है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित गोदान का कुछ भाग, जिससे संबंधित आगे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं जिनके सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे प्रश्नों के हम जवाब दे सकें। चलते हैं प्रश्न की ओर जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न है आपका 12, इससे पहले 11 प्रश्न हो चुके हैं। 12 से ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 12 है गोदान है क्या है? गोदान काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, कथा कृति है या महाकाव्य है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न 12 का गोदान क्या है? एक देखिए चलते हैं गद्यांश की ओर क्योंकि इसी समय पढ़ के देना है आंसर। देखिए ये लिखा है गोदान प्रेमचंद्र जी की उन अमर कृतियों में से एक है जिसमें ग्रामीण भारत की आत्मा का करुण चित्र साकार हो उठा है। इसी कारण कई मनीषी आलोचक इसे ग्रामीण भारतीय परिवेशगत समस्याओं का महाकाव्य मानते हैं। कई विद्वान इसे ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का शोकगीत स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान तो ऐसे भी हैं जो उपन्यास के रूप में, देखो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। गोदान क्या है? एक मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो इसका जो विकल्प होगा खा विकल्प हमारा सही है। तो कम दिखाई दे रहा है, इसका विकल्प खा जो कि उपन्यास है सही होगा। अगला प्रश्न
प्रश्न 13, गोदान को किसने महाकाव्य माना है? गोदान को किसने महाकाव्य माना है? तो अभी आपने पीछे पढ़ा था, गोदान को डॉक्टर गोपाल राय ने महाकाव्य माना है। देखिए एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार डॉक्टर राय गोदान को आधुनिक युग का महाकाव्य ही नहीं स्वीकारते वरन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी स्वीकारते हैं। ये लिखा है आधुनिक युग का महाकाव्य ही नहीं सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य स्वीकारते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो किसने? डॉक्टर राय ने, डॉक्टर गोपाल राय ने गोदान को महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, गोदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसमें ग्रामीण प्रवेश का चित्रण किया गया है। यह ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। अब इसका जो विकल्प दे रखा है इसमें ग्रामीण प्रवेश का चित्रण है, सही है। इसमें कृषकों की समस्या का चित्रण है, ये भी सही है। इसमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण नहीं है। और अगला विकल्प है इसमें ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण है। जो हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें ये तीनों का, खा और घा, इन सभी का चित्रण किया गया है। लेकिन जो गा प्रश्न दे रखा है ये गलत कह रहा है, इसमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण नहीं है जो कि इसमें दे रखा है। अतः यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि गोदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य निकालना है। जो कि इसमें दे रखा है प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, देखिए इसमें थोड़ा सही कर दूं प्रश्न के लिए। यहाँ पर जो होगा ये प्रतिबिंबित है, ये प्रतिबिंबित शब्द है। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा? प्रतिबिंबित शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, प्रविशेषण है। विशेषण जो किसी या वे शब्द जिनसे किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया जिनसे वे शब्द जिनसे किसी के कार्य होने का बोध हो। प्रविशेषण जो किसी विशेषण से पूर्व आकर के उसकी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंबित शब्द है वो होगा आपका विशेषण। अतः यहाँ पर का विकल्प सही है। प्रश्न 15 का जवाब प्रतिबिंबित एक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, गोदान को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? आपने पीछे पढ़ा था गोदान एक उपन्यास है, आ गया है। कुछ मनीषियों ने इसे गीता कहा है और हमारे डॉक्टर गोपाल राय ने इसे महाकाव्य माना है। और जिक्र नहीं हुआ है किसका? काव्य का। अतः गोदान को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? तो वो काव्य नहीं कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, विश्वदता से तात्पर्य है, जो कि इस गद्यांश में आए हुए एक शब्द है विश्वदता। इसका मतलब क्या है? विस्तृत रूप से या विशालता सहित, परिपूर्णता या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17 का जवाब बताइए, सही विकल्प कौन सा होगा? आसान से प्रश्न है ये। विश्वदता का मतलब क्या होता है? इसका विश्वदता का जो अर्थ होता है व्यापकता या विस्तृत रूप से, ये दोनों अर्थ हैं। तो इसका जो विकल्प होगा का विकल्प सही होगा। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न को साथ में हमने लिया है। आप प्रश्नों को जरूर नोट कीजिए और इनके विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बनाए रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, सहानुभूति का संधि विच्छेद है। सहानुभूति का संधि विच्छेद है। सह धन अनुभूति,
सहान धन भूति, सहा धन अनुभूति, सहा धन नुभूति। बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न 18 का। प्रश्न 18 का सहानुभूति का संधि विच्छेद सहा धन अनुभूति, जो कि विकल्प का सही है। संधि इसमें कौन सी होगी? देखिए यहाँ पर आ है प्लस ये यहाँ मिलेगा आपका सा धन आ प्लस आ, और इससे आगे आ ये दे रखा है, आ प्लस आ मिलकर के बनेगा आपका दीर्घ। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, ये दोनों संयुक्त होकर के दीर्घ आ बनाएंगे, और ये हमारी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। अतः विकल्प का सही होगा। चलते हैं प्रश्न 19 की ओर। महाकाव्य में कौन सा समास है? प्रश्न 19 है, महाकाव्य में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद प्रधान हो, जैसे भरपेट, आजन्म, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं ये। अगला है तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? जिसमें द्वितीयक पद, द्वितीय पद या उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष, और आपका मूर्तिकार। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और एक योजक चिन्ह का प्रयोग हो। दोनों पद प्रधान हो और प्रयोग किसका हो? योजक चिन्ह का। जरूरी नहीं है योजक चिन्ह का प्रयोग हो, लेकिन दोनों पद प्रधान हो, ज्यादातर आपको योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा? इसमें पूर्व पद जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होगा। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो द्वितीय पद होगा, उत्तर पद विशेष से होगा। यहां पूछा है महाकाव्य में कौन सा समास है, तो महाकाव्य में कौन समास होगा? कर्मधारय समास, क्योंकि हमारा विकल्प घा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसे जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, चारों विकल्प क्लियर कर रहा हूं, ये समास आपके 4 क्लियर हुए, तो इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि चीज़ों को नोट कर सकें, और आगे आने वाले परीक्षा में, किसी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आज के समय में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे हमने प्रश्नों को रख रहे हैं। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। देखिए प्रश्न 20 आपके सामने है, फिर ये गोदान से संबंधित है। गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का क्या तात्पर्य है? गोदान में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत चित्रण हुआ है, या गोदान ग्रामीण जीवन का काव्य ग्रंथ है, या गोदान ग्रामीण जीवन के सभी काव्य ग्रंथों में से श्रेष्ठ है, या इनमें से कोई नहीं।
बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही व सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 20 का सही जवाब देखिए, इसका पहला विकल्प सही है। गोदान में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत चित्रण हुआ है, क्योंकि विकल्प का हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निर्देश है, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक निम्न पद्यांश को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये कविता की कुछ लाइनें दे रखी हैं, जो इसमें ये लाइनें एक तरफ ये हैं और बाकी इससे नीचे की इधर लिखा दी गई हैं, ताकि हमें पेज को देखने में परेशानी ना हो। एक ही पेज पर पूरा पद्यांश लिखा गया है। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठकर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। देखिए पद्यांश हो गया। चलते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका ये जो पद्यांश संबंधित पहला जो हमारा 21वां प्रश्न है, कवि ने अपनी असफलता पर विजय कैसे पाई। तो आप साधारण सा प्रश्न है ये, और इसका विकल्प आराम से आप दे सकते हैं। देखिए कभी क्या कोई भी व्यक्ति असफलता पर विजय कैसे पाएगा? क्या संघर्ष करना वो छोड़ दे तो सब विजय पा लेगा? नहीं होगा। सुंदर बनकर सफलता असफलता सुंदर की मोहताज नहीं है। गुनाहों से लड़कर, गुनाहों से कोई नहीं लड़ सकता। निरंतर हम लोग क्या कर सकते हैं? संघर्ष कर सकते हैं, निरंतर संघर्ष करके। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो आपका पद्यांश है, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठकर। उठ उठ का मतलब मैं हर बार, मतलब एक नए जीवन की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत एक नए जीवन से लगातार अपनी मेहनत से करता रहा हूँ, तब जाकर के मुझे सफलता मिली है। जैसे आगे उदाहरण भी दिया है इन्होंने, जैसे लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। दिनकर का मतलब यहाँ सूर्य देव से। सूर्य शाम को अस्त होते हैं, सुबह को निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार शाम को जब मुझे निराशा मिलती थी, लेकिन सुबह एक नई किरण के साथ मेरे अंदर आशा जागती थी, और मैं अपना जो मेरी असफलताएं थी उसे मैंने हरा दिया, और मैं आज उसे हरा करके अपने को जीत की खुशी में महसूस कर रहा हूँ। देखिए इसका अगला प्रश्न क्या पूछा है, किनारे तक आकर डूबने का क्या अर्थ है। कवि ने भी लिखा है साफ साफ अपनी लाइनों में। पहला है काम तमाम होना, प्रयत्न व्यर्थ हो जाना, प्रयत्न व्यर्थ जाना, सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना, या हार जाना। देखिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले सीटेट की परीक्षा में या किसी भी भर्ती में, किसी भी परीक्षा में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दे रखा है किनारे तक आकर डूबने का क्या अर्थ है, उन्हें पता है कि 1-2 नंबर क्या मायने रखता है। इसका मतलब यही है, सफलता के समीप होकर भी हम सफल ना होना, या जो क्रॉस कर जाते हैं अपनी मेरिट को, और कहीं पता चले कि हमारे कागजों में कमी है, कहीं डेट ऑफ बर्थ, कहीं नाम, कोई ना कोई समस्या आती है, यही होता है इसका मतलब कि सफलता के समीप होकर भी हम सफल ना होना। तो किनारे तक आकर डूबने का मतलब क्या है? सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। इसका सही विकल्प होगा गा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है। कवि ने कहा है उगा हूं, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं उठा हूं जैसे सूर्य देव निकलते हैं, उसी तरह से मैंने भी अपना प्रयत्न किया, लेकिन अपनी मेहनत को बरकरार रखा। तो कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है कि हार के बाद फिर से संघर्ष करना, या संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, क्रोध में आकर आग बरसाना, उपयुक्त सभी। हार के बाद फिर से संघर्ष करना। आप एक बार हार जाओ, लेकिन दोबारा उन गलतियों को मत दोहराओ जो गलतियां पहले कर चुके हैं। कवि सूर्य का उदाहरण देकर हमें बताना चाहता है कि हार के बाद हम फिर से एक नई मेहनत के साथ, नए जोश के साथ संघर्ष करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी।
इसका 23 का जो विकल्प होगा आपका, पहला विकल्प होगा हार के बाद फिर से संघर्ष करना। विकल्प 23 का सही जवाब हार के बाद फिर से संघर्ष करना, जो कि का के रूप में सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 24, कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा? कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा? जीत कर, खुश रहकर, सूर्य की तरह चमक कर, हार न मानकर, निरंतर संघर्ष करके। ये पूरा जो स्टैंजा पद्यांश जो आपके रूप में सामने रखा है, ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीख देता है कि आप कभी भी निराशा मत होइए, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। मेहंदी जो होती है, मेहंदी पत्थर पर घिस जाने के बाद तभी रंग लाती है, उससे पहले रंग नहीं लाती। तो आपको भी इसमें मिलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कदम चूम लेती है मंजिल उसके, अगर मुसाफिर हिम्मत ना हारे। कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा? हार ना मानकर, निरंतर संघर्ष करके, जो कि हमारा घ विकल्प सही होगा। प्रश्न 24 का जवाब हार ना मानकर, निरंतर संघर्ष करके, प्रश्न 24 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उठ उठ में अलंकार होगा। देखिए फिर एक अलंकार से प्रश्न, हम एक अलंकार, एक संधि, एक समास से संबंधित एक एक प्रश्न को जरूर रख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये अभी जो परीक्षाएं किसी भी स्तर से कराई जाए उनमें ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उठ उठ में अलंकार कौन सा? अनुप्रास में अलंकार क्या होता है? जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। उपमा अलंकार क्या होता है? जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए तो जिस वस्तु की तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगी? उपमेय, और जिससे की जाएगी उसे उपमान कहेंगे। और उपमान को सदैव, एक चीज और है इसमें उपमा अलंकार में, कि उपमान को सदैव उपमेय से हीन माना जाता है। तो उपमा तुलना वाली चीजें होंगी ये, जहां दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी। उदाहरण, रूपक अलंकार, जहां पहले भी करा चुका हूं पिछले वाली सेट में, ये उपमान को, उपमेय को उपमान मान लिया जाए, किसी समानता के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होगा। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब, और एक और रह गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका है शब्दों को या किसी शब्द को, वाक्य भी हो सकता है, किसी शब्द को काव्य में दोहराना। फिर सर बताना चाहूंगा, अनुप्रास अलंकार जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, रघुपति राघव राजाराम। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, किसी शब्द को काव्य में दोहराया जाए। उपमा अलंकार, जहां दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होगा, उसमें जिसकी तुलना की जाएगी उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी उसे उपमान कहा जाता है। उपमेय को उपमान से सदैव हीन माना जाता है। रूपक अलंकार, किसी समानता के कारण, समानता के गुण के आने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वो रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उठ उठ में अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। विकल्प खा हमारा सही होगा, प्रश्न 25 का सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है, उस पर उपसर्ग क्या होता है? पहले भी बताया है, उपसर्ग किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, और प्रत्यय नहीं, उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग आ, धन,
सफलता। उपसर्ग किसी शब्द के मूल शब्द के पहले जोड़े जाने वाला शब्द होता है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो आ है। विकल्प घ हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27। राम बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित ये कुछ रेड कलर से किया गया है। देखिए इसे ग्रीन कर हरे रंग से मैं कर दे रहा हूं। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत के नीचे एक लाइन खींची है। इसी का मतलब है कि वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। विशेषण है, विशेष से है, प्रविशेषण है या क्रिया है। विशेषण वे शब्द जिनसे किसी के गुण, दोष या विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों के विशेषता बताने वाले को, यानी किसी वाक्य में विशेषण से पहले अगर कोई शब्द आकर के उसकी विशेषता को और बढ़ाए तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया कार्य के होने का पता जिन शब्दों से चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा राम बहुत तेज दौड़ता है। तो राम बहुत तेज राम तेज दौड़ता है, जैसे राम दौड़ता है, साधारण सा वाक्य हो गया, कोई इसमें खास बात नहीं हुई। राम तेज दौड़ता है, अब उसकी विशेषता बताएगी कि तेज दौड़ता है वो। राम बहुत तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा दी गई। जो तेज आया था उससे पहले बहुत शब्द जोड़ दिया गया, और बहुत जब जोड़ा गया तो बहुत शब्द यहाँ पर उसका प्रविशेषण का काम करता है। अतः यहाँ पर 27 का विकल्प होगा गा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। विद्यार्थी पढ़ता है वाक्य में क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या इनमें से कोई नहीं, कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक का मतलब क्या होता है? सकर्मक कौन सी क्रिया होती हैं? सकर्मक में कर्म पर तो प्रभाव पड़ता है, कर्म पर प्रभाव पड़े, लेकिन कर्ता पर नहीं। सकर्मक कर्म पर प्रभाव पड़े, जिसमें कर्म दे रखा हो तो वहां सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ा। और जिसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पर ही प्रभाव पड़े, कर्ता पर प्रभाव पड़े, क्योंकि कर्म तो इसमें होगा ही नहीं। कर्ता पर प्रभाव पड़े, प्रेरणार्थक क्रिया किसी अन्य से कार्य को कराया जाए, किसी अन्य से कार्य को कराया जाए। बताइए इसमें विद्यार्थी पढ़ता है तो वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? अब यहां पर विद्यार्थी पढ़ता है तो संभावना है, संभाव्य कर्म है कि विद्यार्थी कुछ ना कुछ तो पढ़ता है। समाचार पत्र पढ़ता होगा, किताब पढ़ता होगा, पत्र पढ़ता होगा। इसका जो विकल्प होगा का विकल्प सही होगा। विद्यार्थी पढ़ता है वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29। निम्न में से अंक का पर्यायवाची नहीं है। अंक का पर्यायवाची नहीं है। निशान, चिन्ह, बापू, छाप।
निशान, चिन्ह, छाप, ये तीनों अंक के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो शब्द दे रखा है बपू, इसका अर्थ होता है तन। ये तन का पर्यायवाची है। बपू शब्द तन, शरीर, जो काया है, इसका पर्यायवाची शब्द है बपू। तो इसका जो सही विकल्प होगा, गा विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, ये हमारे आज की कक्षा का, आज की सेशन का अंतिम प्रश्न है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है वो 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। 6 जो होती हैं इसके भेद होते हैं। भेद कौन कौन से होती हैं? देखिए इनके बारे में बता दूं जरा। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये 5 सर्वनाम होते हैं। अब 5 सर्वनाम के ये 11 जो दे रखे हैं वो कौन कौन से होंगे, ये देख लो आप। जो 11 आपके सर्वनाम की कुल संख्या है, वो संख्या बता रहा हूँ कौन सी होती हैं। इसमें मैं, तू, आप, प्रश्न में कौन, क्या, संबंध में जो, तो, अनिश्चय में कोई, कुछ। इस तरह से ये सर्वनाम जो पूरे बैठ रहे हैं, ये सर्वनामों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। 6 सर्वनाम में 2-2 होते, 12 होते, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में केवल आपका प्रयोग होता है, इस वजह से यहाँ पर सर्वनामों की संख्या 11 है। तो ये था हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हम आपके साथ पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करेंगे भी। वादा हमारा आपसे कि हम आपको सीटेट की परीक्षा में अच्छे से अच्छे 120 प्लस नंबर आपको दिलवाएंगे। मेहनत आपको करनी है, रास्ता हम दिखाएंगे। वादा है आपसे हमारा कि आने वाली भर्ती में 1 सीट आपके नाम होगी। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आगे हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा और आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि आप लोग, मेहनत हम कर रहे हैं तो आप हमारी मेहनत के लिए केवल एक काम कीजिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।